नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज चर्चा करेंगे जैव विविधता संरक्षण को लेकर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य की समृद्ध पारिस्थितिकी, वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। उनके नेतृत्व में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कई बड़े अभियान शुरू किए गए हैं। इसी कड़ी में भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्री समिट इवेंट का शुभारंभ हुआ, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी शिरकत की। साथ ही वन विभाग के लिए नए न्यू बाइक्स एंड रेस्क्यू व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण, वन्य जीव संवर्धन और विशेष रूप से बिग कैट संरक्षण के अलग अलग आयामों पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही मध्य प्रदेश वन विभाग ने भारत में चीता पुनर्स्थापन अभियान पर विशेष प्रस्तुति भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के आसपास वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर ही घायल वन्य जीवों का इलाज हो सके। स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू सेंटर बनने से वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर नहीं ले जाना पड़ेगा और उनका इलाज भी तेजी से हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, तब कई लोगों ने इसे लेकर आशंकाएं जताई थी और डर का माहौल बनाया था, लेकिन अब इस परियोजना की सफलता ने मध्य प्रदेश को वन्य जीव विविधता के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी में मगरमच्छ नहीं होने की बात सामने आने पर यह चर्चा होती थी कि अगर वाहन मगरमच्छ नहीं है तो मां नर्मदा की सवारी कैसे होगी। शुरुआत में कोई भी मगरमच्छ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सरकार ने इस दिशा में भी कार्य पूरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल संरक्षण को लेकर लगातार काम कर रही है। जल गंगा संवर्धन अभियान लगातार तीसरे वर्ष चलाया गया है। इस अभियान के तहत करीब 3,000 करोड़ रुपए की लागत से 56,000 से ज्यादा जल स्रोतों का जीर्णोद्धार और निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में 1,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं और 2 लाख से ज्यादा जलदूत तैयार किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि नदियां प्रदेश के वन केवल राज्य की नहीं बल्कि राष्ट्र की महत्वपूर्ण धरोहर है, क्योंकि प्रदेश के वन देश की कई प्रमुख नदियों के उद्गम क्षेत्र हैं। मुख्यमंत्री ने वन प्रबंधन में बदलते वर्षा पैटर्न, बढ़ते तापमान, भूमि उद्योग के दबाव और को देखते हुए पारिस्थितिकी आधारित जलवायु अनुकूल विज्ञान आधारित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया है। तो मुख्यमंत्री और केंद्रीय वन मंत्री ने क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। हम सबका सौभाग्य है, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैव विविधता को लेकर मध्य प्रदेश में कई सारे प्रयोग हो रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चीता प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा जो 2022 में प्रारंभ हुआ, वो सफलता के साथ एक नई गाथा लेकर दुनिया के सामने एक रिसर्च स्टोरी के नाते से आया है। उसी के साथ साथ अब हमारे जंगल के अंदर असम से बफेलो, हाथी और कई प्रकार के जीव जंतुओं के साथ जलगंगा संरक्षण को लेकर भी मध्य प्रदेश बड़े पैमाने पर काम कर रही है। आज की स्थिति में हम अपने प्रदेश के जल स्रोतों को, जल संरक्षण के कामों को लेकर देश के बाकी राज्यों की तुलना में नंबर 1 पे चल रहे हैं। प्राचीन कई प्रकार के हमारे जल स्रोतों के साथ कुएं, बावड़ी, नदी, नाले, नहर, इसके साथ साथ नदी जोड़ो अभियान पे भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में पहला राज्य मध्य प्रदेश है जो हमारे बुंदेलखंड और राजस्थान के साथ परस्पर राज्यों के सौहार्दपूर्ण संबंध का अनोखा उदाहरण बन के निकला है। मैं आज ये कहना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस, पॉल्यूशन और संसाधनों के असंतुलित प्रयोग ने आज पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन पर एक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर जैव विविधता कमजोर होगी तो खाद्य सुरक्षा भी कमजोर होगी। अगर जंगल कमजोर होंगे तो जल के स्रोत भी कमजोर होंगे। अगर प्रकृति असुरक्षित होगी तो मानवता का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रह सकता। और इसलिए आज हमें आवश्यकता केवल विकास की नहीं है बल्कि सतत विकास की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है। ऐसा विकास जो प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, समन्वय स्थापित करे। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को एक नई दिशा दी है। मिशन लाइफ के माध्यम से भारत दुनिया को सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का मार्ग दिखा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी
अभिनंदन करना चाहूँगा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक भोपाल की त्रासदी हुई है, आपने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में भोपाल में वो जो अवशिष्ट पदार्थ थे उसको संपूर्ण रूप से निराश करके पर्यावरणीय संरक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपको इसके लिए अभिनंदन और बधाई है। हम सबका सौभाग्य तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से जैव विविधता संरक्षण के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम आज भोपाल में भी आयोजित किया गया। चलिए इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ पर्यावरणविद इम्तियाज अली जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर हेना तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में इम्तियाज जी से करूंगा। इम्तियाज जी, इस तरह के कार्यक्रमों की कितनी आवश्यकता है? देखिए, वर्तमान में जैव विविधता को लेके जो मध्य प्रदेश शासन में और केंद्र शासन ने जो नियम बनाए और जो काम किया है, निश्चित तौर पे वो बधाई का पात्र है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो एजेंडा फिक्स किए हैं देश के अंदर, और जैव विविधता को लेकर जो कार्य हो रहे हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ही जैव विविधता है। हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कंकर कंकर शंकर है। हमारे जंगलों को जो है पूजा जाता है, हमारे जीव जंतुओं को पूजा जाता है। तो भारतीय संस्कृति जैव विविधता का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और आज भारत में ही नहीं, विदेशों में भी भारत की इस उपलब्धि को विदेशों में माना है। और उन्होंने इसको सिद्ध किया है कि भारतीय संस्कृति में जिस तरह से जैव विविधता का और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है, वो किसी धर्म या संस्कृति में नहीं। इम्तियाज जी, जो जैव विविधता की असली परिभाषा है उसको चरितार्थ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। दूसरे प्रदेशों से भी तमाम अन्य जीवों की पुनर्स्थापन यहाँ पर की जा रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मध्य प्रदेश में प्रयास किए हैं, और उन्होंने जो हमारे प्रदेश के अंदर ऐसे जीव जंतु जो विलुप्त हो गए थे या विलुप्त होने की कगार पर थे, उनको वो देश विदेशों से लेकर आए हैं और यहाँ पर उनका उन्होंने एक आशियाना बनाया है और जीव विविधता को बढ़ावा देने के लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभी मां नर्मदा के अंदर भी उन्होंने जो है मगरमच्छ के बच्चे छोड़े थे, जो कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस तरह के निरंतर कार्य जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में किए जा रहे हैं, मैं उनके इन कार्यों की प्रशंसा करता हूं। और दूसरे प्रदेशों के लिए मध्य प्रदेश एक मिसाल है कि उन्होंने जैव विविधता को लेकर जो कार्य किए हैं, उसके अंदर जनमानस को उन्होंने जोड़ा है, धार्मिक लोगों को अपने साथ जोड़ा है, जिसके परिणाम बहुत ही सार्थक निकल कर आ रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य होगा जिसने कि जैव विविधता के क्षेत्र के अंदर अग्रणी कार्य किया है। ठीक है हिना जी, पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता का संरक्षण कितना जरूरी है? हिना जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए आप अपना। अभिजीत जी, ये उतना ही जरूरी है जितना नदी के लिए पानी जरूरी है, इंसानों के लिए पानी जरूरी है। क्योंकि जंगलों में यदि विविधता नहीं होगी, जो विलुप्त हो रहे हैं, जो जानवर विलुप्त हो चुके हैं, उन्हें वापस लाने का जो प्रयास किया जा रहा है और जो अभी तक प्रयास हुए हैं, बहुत ही अच्छे प्रयास है, लेकिन एटमॉस्फेयर उनको वो नहीं मिल पा रहा है जिससे एटमॉस्फेयर में वो जीवित रह पाए। ये थोड़ी समस्या है, इसके लिए भी आगे कुछ प्रयास चल रहे हैं। निश्चित तौर पे वो बहुत अच्छे रंग लेकर आएंगे। और जैव विविधता पे जो कार्य हो रहा है मध्य प्रदेश में, वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि इस लेवल पर जाकर काम करना, जहां पर लोग सिर्फ अपनी नौकरी की बात कर रहे हैं, जहां पर लोग सिर्फ अपने रहने की बात कर रहे हैं, उस जगह पर आकर जानवरों के बारे में, अपनी संस्कृति, अपने पर्यावरण के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात होती है। तो उस लेवल पर जब काम होता है तो बहुत अच्छा लगता भी है। जैसे अभी नर्मदा जी की बात आई थी कि वहां पे मगरमच्छ की बात है, तो ये निश्चित है कि पहले नर्मदा में मैं बचपन से देखती आई हूँ, बहुत मगरमच्छ हुआ करते थे। समय बदलता गया, चीजें बदलती गई, प्रदूषण बढ़ता गया, नदी में पानी का स्तर ऐसा हो गया, मतलब पहले कांच जैसा नर्मदा का पानी दिखता था और अब वो स्थिति दिखाई नहीं देती है। तो वो धीरे धीरे अब उस पे काम होने लगा है, लोग समझने लगे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जागरूक होना लोगों का बहुत जरूरी है। अब लोगों को भी समझ आने लगा है कि नदी में सिर्फ विसर्जन करने से हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता। विसर्जन सिर्फ उसी चीज का किया जा सकता है जो पानी में घुल जाए, उसके अलावा हमें किसी चीज का विसर्जन नदी में नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की समझ जब लोगों में आने लगी है तो उस जागरूकता का भी इस पे बहुत असर पड़ा है। और निश्चित तौर पे हमें कुछ चीजें और लोगों को सिखानी होगी
कि कैसे हार्वेस्टिंग सिस्टम को सिक्योर किया जा सकता है, कैसे जो फूल हमारे मंदिरों से निकल रहे हैं उन्हें भी हम यूज कर सकते हैं खाद्य बनाने के लिए। तो इस तरह की चीजों का जब हम उपयोग करना लोगों को सिखा देंगे तो नदी में जाने वाले कचरे को हम और रोक पाएंगे, जंगलों में लगने वाली आगों जो आग है उनको रोक पाएंगे, क्योंकि कई जगह पर अभी रिसेंटली ये देखने आया है कि पेड़ों में आग लग रही है, जंगलों में आग लग रही है, तो उसे रोकने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। अब वो चीज ना हो इसके लिए भी तो मध्य प्रयास हो प्रदेश रहे की हैं, सरकार क्योंकि जलगंगा संवर्धन अभियान भी चला रही है। जी जी बिल्कुल। तो ये जो सारे प्रयास जो चल रहे हैं, ये जो अभियान चल रहे हैं, इससे निश्चित तौर पे लोगों के बीच में जागरूकता आई है। मैं आपको एक क्षेत्र का बताना चाहूंगी। डिंडोरी एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। उस क्षेत्र में यदि कोई पेड़ टूट जाता है, गिर जाता है, तो उसे यदि सड़क पे गिरा है तो साइड किया जाता है, अदरवाइज उस पेड़ को कोई भी काट कर नहीं लेकर जाता। तो वो चीज जब आप अपनी धरोहर को वहीं छोड़ देंगे, उसी जगह पर रहने देंगे, तो वो ऑटोमेटिक रिसाइकल होती है और वो जो पेड़ गिर जाते हैं और वहां पर फिर वापस वो फल फूल जाते हैं और वो नए पेड़ वहां ऑटोमेटिक जन्म ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो घना जंगल है। आप जब उस क्षेत्र में जाएंगे, मंडला जिले में जाएंगे, तो आपको घना जंगल दिखाई देगा, आपको जानवर सड़कों पे चलते हुए दिखाई देंगे। वो जब आप चीजें देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रतीत होता है कि हाँ, हमारे यहाँ पर जो जैव विविधता है वहां पे बहुत भरी हुई दिखती है। और अभी जैसे माधव नेशनल पार्क की तैयारी की जा रही है, उस पर काम हो रहा है, तो निश्चित तौर पर वहां पर जब हम अन्य जीव जंतुओं को लेकर आएंगे तो वहां जो उनका क्षेत्र बढ़ता जाएगा, तो निश्चित तौर पे ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होगा और ग्लोबल वार्मिंग से भी इसमें कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। ठीक है भूपेंद्र जी, देखिए सरकार तो काम कर ही रही है जैव विविधता संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, लेकिन इसको एक जन आंदोलन बनाया जाए। जनता का कितना जरूरी है इसके प्रति जागरूक होना? देखिए, निश्चित रूप से अगर पर्यावरण और पर्यावरणीय स्थिति अगर जैविक प्रकृति सही नहीं रहेगी तो मानव का जीवन भी कठिन हो जाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में 95,000 किलोमीटर पर जंगल है, जो मध्य प्रदेश के 30% भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप है और लगभग वन जीवों का परिसीमन भी बड़ा है, जिसमें 5,000 किलोमीटर का जो 57 चीते हैं और कछुए हैं, मगरमच्छ, ये सारी चीजों को तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जब जंगल नहीं होगा तो जल नहीं होगा, जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। तो ये एक दूसरे के सबके पूरक हैं। इसमें निरंतर प्रयास करने चाहिए और ये सिर्फ सरकार के ही नहीं, आम जीवन के। और हमारी जो संस्कृति रही है वो हम जीवों में, चाहे हम प्रकृति को ईश्वर ही मानते हैं और प्रकृति का पर्याय ही ईश्वर है, और ईश्वर के प्रति हम लोग जो निष्ठा और प्रेम और जो हमारा समर्पण है वो निश्चित रूप से जीवनदायिनी है। और ये सारे आयाम ये प्रकृति है जो ईश्वर के रूप में हमको जीवन दे रहे हैं। आज जिस तरह से पारिस्थितिक तंत्र हो और चाहे जैव विविधता के जो आयाम बदले गए हैं, लेकिन सरकार और समन्वय के साथ, और मध्य प्रदेश तो इस मामले में बहुत ही रिचनेस है और इसको कह सकते हैं भरपूर है, क्योंकि यहाँ पे जो बाहुल है, जो वनवासी बंधुओं की आबादी है और जिसके कारण वो प्रकृति की पूजा करते हैं और जिसके कारण वन संरक्षक भी हैं और वन कानून भी लागू हुए हैं, जिसके कारण लगातार हमारे भौगोलिक परिस्थिति और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक जैव परिस्थिति का एक अद्भुत उदाहरण आया है। क्योंकि इन सभी समुदायों में, चाहे वो और भी समुदाय हों, खास तौर से हम कह सकते हैं जो आदिवासी बंधु हैं, उन्होंने जिस तरह से प्रयास किए हैं और जिस तरह से संरक्षण दिया है वनों का, जो मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। साथ साथ जो नदियों का जो मिलाप किया गया है, जो 3 केन नदी हो या चंबल नदी हो, जिसके तहत जल संरक्षण की हुई महत्वता हुई है, तो आसपास के क्षेत्र को भी जैविक रूप से डेवलप किया गया है जो जंगल के रूप में है, और साथ साथ जल का भी शुद्धिकरण हो रहा है, तो जिसके कारण जीवन अब और सहज होगा। लेकिन हम आज एक सिर्फ दिवस के रूप में नहीं, और सिर्फ एक हम खुद पहल करें और एक वृक्ष लगाएं, और साथ साथ जल की स्वच्छता के रूप में, जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह से हमारी जो परंपराएं और संस्कृति के जो अंग थे वो हम आदि रूप से संस्कृति के आयामी थे और हम प्रकृति के मूलक हैं और प्रकृति के पूजक भी हैं। तो इन सब चीजों को हमको अपनी भौतिकता की जीवनवादी में निश्चित रूप से हमें पुरानी जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा और उनको ऊपर हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वन संपदा नहीं होगी तो निश्चित रूप से मान लीजिए जल नहीं हो, जल नहीं रहेगा, मन भी रहेगा। और इसके साथ साथ ये तो आर्थिक परिवेश, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये सब प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं और ये निश्चित रूप से हमारी
मौलिक जो विकास की अवधारणा है। तो इसके साथ साथ क्योंकि प्रकृति के अनुरूप चलेंगे तो प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है, और इसके हमने विध्वंस परिणाम देखे हैं। और जिसके आप चाहे हम आधुनिक कितने भी हो जाए, लेकिन हमने जिस तरह से अपनी त्रुटियों को अगर नहीं सुधारा तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए एक बहुत ही निश्चित तौर पर एक अप्रत्याशित। ठीक है। इम्तियाज जी, देखिए मुख्यमंत्री जब कार्यक्रम में मौजूद थे उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जब हम चीतों को ला रहे थे तो कहा जा रहा था कि इनके बचने की जो संभावना है उस पर तमाम तरह के सवाल उठाए गए, लेकिन उनकी जो देखरेख की गई, उनके हर एक मूवमेंट पर वो जो ध्यान रखा गया, आज मध्य प्रदेश चीता स्टेट के रूप में पूरे देश में जाना जा रहा है। देखिए, जब भी कोई नए कार्य प्रारंभ होते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें लोगों को एक शंका रहती है कि ये सफल होगा नहीं होगा। मध्य प्रदेश शासन ने उन सभी बातों का ध्यान ना रखते हुए, लोगों की नकारात्मक बातों का ध्यान ना रखते हुए इस परियोजना का प्रारंभ किया, और इसका दूसरा चरण भी बहुत ही सफलतापूर्वक उन्होंने पूर्ण किया है, और उसी का आज परिणाम है कि पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश जो है वो चीतों का राज्य कहलाता है। आप भोपाल के आसपास भी देखेंगे तो बहुत सारे चीते यहाँ पर मिलते हैं, और दिन प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो डॉक्टर मोहन सरकार ने जिस तरह से जैव विविधता और जीवों के संरक्षण के लिए जो कार्य किए हैं वो प्रशंसनीय है, लेकिन आवश्यकता यह है कि आम जनता को भी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आगे आना होगा, उनको सहयोग करना होगा, उनके कार्यों के अंदर मदद करना होगी। जिस प्रकार से वन्य अपराध बढ़े हैं, इन वन्य अपराध को रोकने में जनमानस को आगे आना होगा, शासन को, वन विभाग को और दूसरे जो भी मतलब शासन के विभाग है उनको सहयोग करना होगा, तभी हम मध्य प्रदेश शासन की इस मंशा को 100% सफल कर पाएंगे। आज ये देखने में आया है कि बहुत सारे वन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि वन्य जीवों का जो है वो हत्या करके उनका शिकार किया जाता है, और बहुत सारे प्रकरण पंजीबद्ध भी किए गए हैं। तो मेरा वन्य विभाग के माध्यम से अनुरोध है कि वे गांव स्तर पर ही ऐसी निगरानी कमेटियां बनाएं जिससे कि वन्य जीवों का संरक्षण हो सके। साथ ही आज जो वन्य क्षेत्रों के अंदर प्लास्टिक कचरे की समस्या हुई है, मैं अभी राजस्थान के एक अभयारण्य के अंदर था, वहां पर जब वन्य जीवों के मृत्यु के उपरांत उनके शरीर का पोस्टमार्टम किया गया तो उनके शरीर में से 10-10, 15-15 किलो की प्लास्टिक की गांठें निकली। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है आज के समय में, और हमें देखना है कि अगर हम वन्य क्षेत्रों के अंदर जाते हैं या अभयारण्य के अंदर जाते हैं तो वहां पर प्लास्टिक का उपयोग ना करें, क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग करके हम फेंक देते हैं और वन्य जीवों के द्वारा उसका जो है सेवन कर लिया जाता है, इससे कि भी जीवों का जो है प्राण गंवाने पड़ते हैं। तो इस तरह की घटनाओं को देखते हुए मेरा जनता के माध्यम से अनुरोध है कि आप शासन की इन योजनाओं को सफल बनाने में सरकार का सहयोग करें। वन्य क्षेत्रों के अंदर जब जाएं तो वहां पर पॉलिथीन का उपयोग ना करें। इसके अतिरिक्त जिस तरह से जलवायु परिवर्तन आज हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, आप देख रहे हैं कि भोपाल के अंदर टेम्परेचर लगभग 42 से 44 के बीच में, और ये टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाना है, क्योंकि जिस तरह से हमने अनाधुन होकर पाश्चात्य सभ्यता को अपने ऊपर हावी किया है, और जो पाश्चात्य सभ्यता के कारण जो कचरे का उत्सर्जन शुरू हुआ है। अगर मैं बात करूं 10 साल पहले भोपाल में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 250 ग्राम कचरा उत्सर्जित करता था, जो आज बढ़कर लगभग 350 ग्राम हो गया। तो ऐसे कचरे की मात्रा बढ़ रही है, पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। तो आने वाले समय में जिस तरह से धरती का तापमान बढ़ रहा है, बल्कि मैं कहूं धरती माता को जो बुखार आया है, इस बुखार को उतारने के अंदर शासन अपने कार्यों से इस कार्य को नहीं कर पाएगा। आम जनता को इसमें सहयोग देना पड़ेगा, तभी हम इस काम को कर पाएंगे। और आज माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने भी भोपाल में किए गए कार्यों की प्रशंसा की है, और मैं जनता के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि वन्य जीवों का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण खाली सरकार के बस की बात नहीं है। आम जनता को सरकार के साथ कांधे से कांधा मिलाकर इस कार्य में अपना सहयोग देना होगा, तभी हम डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयासों को और अधिक प्रभावी रूप से प्रदेश के अंदर संचालित कर पाएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इन तमाम बातों पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है, और लोगों को भी स्वतः यानी कि खुद से ही आगे आना पड़ेगा। डॉक्टर हिना, देखिए मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि हम जंगलों में ही रेस्क्यू सेंटर बनाएंगे। क्या लगता है, रेस्क्यू सेंटर जब जंगलों में बनाए जाएंगे तो इससे ये कितने फायदेमंद होंगे जानवरों के इलाज के लिए? विजित जी की बिल्कुल बहुत आसान और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब हम किसी दुर्घटना होती है और किसी व्यक्ति को भी कहीं लेकर जाते हैं और उसको ट्रीटमेंट में देरी हो जाती है तो दुर्भाग्यवश कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा ही सेम जानवरों के साथ भी होता है। कई बार ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल पाने की वजह से या देरी की वजह से भी हमें कई बार ऐसा देखने मिला है कि एक बार एक टाइगर रिजर्व में एक टाइगर को खरोंच लग गई थी, जो काफी
तकलीफदायक थी उसके लिए, लेकिन उस समय वो स्वस्थ था। लेकिन जब तक उसे हेल्थ सेंटर तक पहुंचाया गया, जब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी मृत्यु के टाइम पे काफी हंगामा भी हुआ था कि इतनी दूर क्यों ले जाया गया, किस लिए, उसको पर उसके लिए इलाज के लिए कोई व्यक्ति उस समय अवेलेबल नहीं था। तो ये काफी साल पुरानी घटना है, लेकिन इस अभी पिछले 5 सालों में इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। ये अच्छी बात है और निश्चित तौर पे यदि इलाज हैंड टू हैंड मिलता यानी कि है तो जो जिसको गोल्डन आवर कहते हैं तब ट्रीटमेंट मिल जाएगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज एड ऑन करना चाहूंगी मैं कि जो पेड़ पौधे लगाने की बात आई, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि हम जब भी पेड़ पौधे लगाते हैं, लोगों को यही नहीं पता है कि उन्हें पेड़ कहाँ लगाना है। तो जब हम जैव विविधता की बात कर रहे हैं तो हम लोकेशन देख के, मिट्टी देखकर यदि हम पौधे लगाते हैं तो वो वहां ज्यादा फलते फूलते हैं और जो ग्राउंड लेवल पे जो वाटर लेवल है वो बढ़ता है उससे। जब हम प्रॉपर मिट्टी देखकर वहां वो पौधा लगाए कि हाँ इस मिट्टी में ये पौधा सुटेबल होता है, तो आप निश्चित तौर पे देखिए कि जैव विविधता की जो बात आ रही है, घर घर पौधे आपको अच्छे दिखाई देंगे, हरे भरे दिखाई देंगे। लेकिन उसके लिए बस जरूरी ये है कि जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। मैं दोबारा ये बात कह रही हूँ क्योंकि क्या होगा, उससे एक एक व्यक्ति उससे जुड़ पाएगा और जब एक एक व्यक्ति सफलता से उसके साथ जुड़ेगा तो निश्चित तौर पे ये चीज बहुत अच्छे तरीके से आगे आएगी। और एक अभी जैसे AI बेस्ड गजरक्षक ऐप चालू किया गया है, ये भी एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। ये पूर्ण रूप से आपको मॉनिटरिंग कर रहा है जानवरों की, कुछ ऐसे जानवर जो विलुप्त हो गए थे और उनको वापस लाया गया है, उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है, साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी दे रहा है। तो इस तरह के एप्स का यूज करके जो आज नई टेक्नोलॉजी से जुड़कर हम पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर में ये भी सहभागिता निभा रहा है। तो गजरक्षक ऐप का लोगों को कैसे यूज करना है, कैसे वो काम आ सकता है, इन सब चीजों की जागरूकता की बहुत जरूरत है। हम निश्चित तौर पे ये जो समस्याएं हैं इनसे पूरा कर सकते हैं। इलाज समय पे मिलना, समय पे सही जगह पर सही पौधे लगना, समय पर उसका उपयोग होना, ये बहुत एक अच्छा प्रयास हो सकता है। ठीक है डॉक्टर भूपेंद्र, जल्दी से बात अपनी पूरी कीजिएगा। देखिए, हम जैव विविधता की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष की बातें भी सामने आती है, ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती है। इसको फिर कैसे रोका जाए? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उसका कारण है कि हम प्रकृति के अतिक्रमण कर रहे हैं। मानव के इस तरह से आबादी अपने रूप में जो वन क्षेत्र हैं उनमें हम लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। अब उनके क्षेत्र आप सीमित करते जाएंगे, चाहे वो आप खनिज के रूप में माने, चाहे आप उत्खनन के रूप में माने, चाहे वो मानव की बढ़ती हुई आबादी इस क्षेत्र में। आप देखिए, पहाड़ों तक को नहीं छोड़ा, व्यक्तियों ने वहां तक आवास बना लिए हैं। तो ये एक आपकी एक हर व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये उनके क्षेत्रों को सीमित किया जाए, और सरकार इसके बारे में कर रही है क्योंकि उन्होंने वना क्षेत्र को बढ़ाया और उसकी बाउंड्री बना रहे हैं। इस तरह के हो जाते हैं टकराव। और कुछ जानवर जिस तरह से वहाँ के जो जैव विविधता के रूप में जो जानवर होते हैं उनका भी कभी कभी मूवमेंट इस तरह से हो जाता है। तो ये एक मितव्ययिता का व्यवहार रखना पड़ेगा, उनके क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना होगा। साथ साथ हम लोग छोटी छोटी चीजें जरूर आवश्यक है। जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि जिस तरह से पॉलीथीन का उपयोग हो रहा है, जिस तरह से प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, अगर हर व्यक्ति पुराने स्थिति के रूप में बाजार जाने से एक अपना कॉटन का थैले लेके जाए, जिस तरह से आज की सब्जी में लेने के लिए लोग खाली हाथ जाते हैं और वहां से ढेर सारी पॉलीथीनों को खरीद के लाते हैं, और फिर जो अपना वेस्ट जो पदार्थ है जो गीला और सूखा के रूप में है, अगर वो पॉलीथीन में न फेंका जाए तो वो गायें नहीं खाएंगी, क्योंकि वो खाद्य पदार्थ वो पॉलीथीन में फेंक देते हैं, जिसके कारण गाय खाती हैं और गाय में 30-40 किलो पॉलीथीन मिलती है, और जो हमारी जैव विविधता के रूप में। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण खाद के रूप में भी है कि हम जिस तरह से खाद का जैविक खाद का उपयोग करेंगे और जो हमें केमिकल्स खाद के रूप में है, तो वो भी हमको, क्योंकि हमारी जमीन बिल्कुल मिट्टी हमारी मरुस्थलीय रूप में हो चुकी है, बिल्कुल कड़ी हो चुकी है। अब उसको जीवित करने के लिए उसमें एक श्वसन तंत्र लाने के लिए हमको निश्चित रूप से जैविक रूप से जाना पड़ेगा, और फिर से वही जो हरित क्रांति का परिवेश है वो लाना पड़ेगा। बिल्कुल, जब तक हमारे जो वन प्राणी थे और वन प्राणी। ठीक है। देखिए, समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए भूपेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हिन्नत वारी आपका बहुत धन्यवाद, और इम्तियाज अली जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जैसे किसी शहर की सुंदर तस्वीर अगर देखनी हो तो वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ के लोगों जब वहाँ पर होते हैं तो किसी शहर की अच्छी तस्वीर निकल करके सामने आती है। ऐसी जंगल की यदि सुंदर तस्वीर देखनी है, सुंदर जंगल देखने हैं, जंगलों का संरक्षण करना है, तो वहाँ पर जो जानवर है उनका संरक्षण करना भी
अति आवश्यक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।